वेलकम बैक। उद्विकास चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। उद्विकास का मतलब हुआ सरल जीव से जटिल जीव का विकास। इस पृथ्वी पर पहले एक कोशिकीय जीव आए, फिर बहुकोशिकीय आए, विभिन्न प्रकार के कशेरुकी से रीढ़धारी से मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी और अंत में मनुष्य। तो ये एक इवोल्यूशन का प्रक्रिया है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। उसी संदर्भ में सबसे पहला वक्तव्य देने वाला वैज्ञानिक लेमार्क थे। लेमार्क एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1809 में उन्होंने अपना मंतव्य फिलोसफिक जूलॉजिक में दिया। फ्रेंच भाषा में है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है फिलोसफी ऑफ जूलॉजी। इसी में उन्होंने उद्विकास का कंसेप्ट सर्वप्रथम दिया। उसके बाद 1859 में डार्विन आते हैं। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, बात की बात करेंगे, लेकिन पहला देने वाले लेमार्क है। लेमार्क के सिद्धांत को लेमार्कवाद के रूप में जाना जाता है। लेमार्क के सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु है सबरी यहां बना दिए हैं। पहला है जीवों के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि, उत्तरोत्तर मैंने स्टेप बाय स्टेप वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट जो प्रमुख दिया उसने है कि जीवों पर वातावरण का प्रभाव। यहां पर पूरा लिखना है जीवों पर वातावरण का प्रभाव, अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और चौथा वक्तव्य उसने दिया उपार्जित लक्षणों की वंशागत, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब ये इसी 4 स्टेटमेंट में उनका सारा सिद्धांत को हम लेते हैं, क्योंकि प्रश्न के दृष्टि से हम जा रहे हैं यहाँ पर कि आपको एक परफेक्ट आंसर लिखना है। उद्विकास से क्या समझते हैं, इस संदर्भ में लेमार्क द्वारा दिए गए सिद्धांत की चर्चा करें या आलोचनात्मक व्याख्या करें, उसको हम लेके चल रहे हैं। पुस्तक का नाम लिखेंगे, सर्वप्रथम इसने दिया, इस बात को नोट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। कि पहला उसने कहा कि जीवों के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि, इंक्रीजिंग इन बॉडी साइज, कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग इन बॉडी साइज। ये जो उद्विकास है, तो शुरुआत में जो जीव थे वो छोटे आकार के थे, कि जैसा कि हम आर्कीबैक्टीरिया समझ रहे हैं, एक कोशिकीय के रूप में पहले आया, धीरे धीरे उसका आकार में वृद्धि हो गया और डायनासोर जैसे जीव इस पृथ्वी पर आए, हाथी, व्हेल, बड़े बड़े जीव आए। लेकिन शुरुआत में छोटे आकार के जीव थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, सूक्ष्म जीव थे जो आंख से दिखाई नहीं देते। तो ये उनका वक्तव्य है, इसको लेकिन आलोचना हम करेंगे कि उनका वक्तव्य सही है कि नहीं सही है, हर जगह सही है कि नहीं। दूसरा पॉइंट उसने रखा कि जीवों पर वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑन लिविंग या ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव पर वहां के वातावरण का प्रभाव पड़ता है और उसी के अनुसार जीवों के रंग, रूप, स्वभाव, गुण आदि विकसित हो जाते हैं। अब इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया और भी कई उदाहरण हैं जिसको हम देखेंगे कि जीवों पर वातावरण का प्रभाव। तो समझने की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि पृथ्वी है, भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल प्लेन, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, सूर्य का किरण सीधा पड़ता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम पोलर रीजन की ओर जाते हैं, नॉर्थ साउथ ले लेते हैं, तिरछा हो गया किरण,
टेम्परेचर घटने लगता है, माइनस में चला गया, -80 डिग्री से -100 डिग्री तक यहाँ चला गया। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, वर्षा ज़्यादा होगा। इस लोकेशन में वर्षा बन पाया जाता है, रेनी फॉरेस्ट। ज्योग्राफी में इस लोकेशन को हॉट स्पॉट कहा जाता है कि दुनिया का 50 से 60% जो प्रजाति है उसका वैरायटी इसी लोकेशन में पाया जाता है। अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल, टेम्परेचर है +50 डिग्री सेंटीग्रेड। पिग्मी बुशमैन, पिग्मी जो है शॉर्टेस्ट होमोसेपियंस है इस वर्ल्ड का, एवरेज हाइट है 4.5 फीट। साइबेरिया का रीजन है, टेम्परेचर है -50 डिग्री से भी नीचे भागता है। यहाँ एस्किमो रहता है, एवरेज हाइट है 6.5 फीट। रंग काफी गोरा, बाल वेवी, जबकि पिग्मी और बुशमैन बाल करली, रंग काला। कारण कि रेडिएशन ज्यादा होने से मेलानिन पिगमेंट का निर्माण ज्यादा होने लगता है। मेलानिन पिगमेंट ब्लैक पिगमेंट है जो स्किन कलर को ब्लैक करता है। तो मेलानिन का फॉर्मेशन टेम्परेचर और रेडिएशन के कारण बढ़ जाता है। तो निष्कर्ष निकला कि गर्म प्रदेश में रहने वाले निवासी के रंग काले होते हैं, जबकि ठंडे प्रदेश में रहने वाले निवासी के रंग गोरे होते हैं। गर्म प्रदेश के निवासी का हाइट कम होता है, ठंडे प्रदेश के निवासी का हाइट ज़्यादा होता है। ये वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। हम और भी मुद्दा ले सकते हैं। मेलानिन का जो फॉर्मेशन है वो स्किन कैंसर को रोकने के लिए, कि यदि रेडिएशन का मात्रा बढ़ जाए तो स्किन कैंसर का संभावना बढ़ जाता है। स्किन कैंसर से बचने के लिए बॉडी का अडेप्टेशन है कि मेलानिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया। मेलानिन ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट है ब्लैक बॉडी आर गुड एब्जॉर्बर एंड गुड इमिटर ऑफ हीट एंड रेडिएशन। तो ये मेलानिन एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को और रिफ्लेक्ट कर देता है और स्किन के डीप लेयर में जाने नहीं देता है, जिससे स्किन कैंसर, स्किन बर्न का संभावना मिनिमम या 0 हो जाता है। निष्कर्ष निकलता है कि काले व्यक्ति में स्किन कैंसर नाम मात्र की होती है, जबकि ये समस्या गोरे प्रजातियों का है। उसी प्रकार यदि प्लांट में हम जाएंगे तो पैलिसेड लेयर होता है कि इधर सूरज का किरण पत्ती पर पड़ेगा तो उधर पैलिसेड लेयर बनता है, जबकि उल्टा में नहीं बनता है। मरुस्थलीय पौधे के जड़ काफी लंबे होते हैं, पत्तियां कांटा में बदल जाती है। कारण है कि अपने सरफेस एरिया को कम करने के लिए, ताकि वेपराइजेशन मिनिमम हो, ट्रांसपिरेशन मिनिमम हो, वो सरफेस एरिया कम करने के लिए कांटा का रूप धारण कर लिया। तो यानी वातावरण के अनुसार उसका जो है शरीर का संरचना बन गया। जबकि जलीय पौधे में जड़ काफी छोटे होते हैं, इसलिए वो जल में रह रहा है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के आधार पर जो है जल का जो है लेंथ डिपेंड करता है। तो चाहे हम प्लांट देखें चाहे एनिमल देखें, कि इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट एक ऐसा चीज है कि जिसके कारण जो है आज के डेट में बिहेवियर थेरेपी आ गया है कि क्रिमिनल को बार बार बोलने से क्राइम करता है, सजा भी काटता है, फिर भी क्राइम करता है। तो एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ है कि यदि उसको समझाया जाए, बिहेव से जो है धीरे धीरे उसको मोटिव किया जाए तो वो क्राइम छोड़कर मुख्य धारा में आ जाता है। इसलिए जो आदर्श कारागार है उसमें कैदी को सारा फैसिलिटी दिया जाता है और क्राइम के प्रति उसको समझाया जाता है, तो धीरे धीरे उसका मोटिवेशन मुख्य धारा में हो जाता है। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा, जीव जंतु या व्यक्ति उसी प्रकार का स्वभाव या शरीर का संरचना को विकसित करें। एजुकेशन में भी हम इसका उपयोग करते हैं कि बच्चे को एक गुड इन्वायरमेंट दिया जाए या फैमिली में गुड इन्वायरमेंट दिया जाए, जो लेमार्क का एप्लीकेशन आज के डेट में चला गया। लेमार्क का तीसरा वक्तव्य है कि अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। लेमार्क कहते हैं कि जीव जिस अंग का उपयोग लगातार और बार बार करता है, ज्यादा करता है,
उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। इसके लिए उन्होंने जिराफ के गर्दन का उदाहरण दिया था। जिराफ, जेबरा, घोड़ा, तीनों का एक ही पूर्वज था, इओहिपस। ये घास खाते थे। इओहिपस घास खाता था, लेकिन एक समय ऐसा आया, घास का मैदान खत्म हो गया, झाड़ी आ गई, ज्योग्राफिकल चेंजिंग हुआ। ये गर्दन का लंबाई थोड़ा बढ़ाया और झाड़ी खाने लगा। एक समय ऐसा आया, ज्योग्राफिकल चेंजिंग फिर हुआ कि झाड़ी भी खत्म हो गए, ऊंचे ऊंचे वृक्ष बचे। ये इस वृक्ष पर डिपेंड होने के लिए गर्दन का लंबाई को और बढ़ाए, अगला पैर का लंबाई को बढ़ाए और इस वृक्ष को खाकर अपना जीवन यापन किए। गर्दन के हड्डी का बार बार यूज होने से उसकी लंबाई बढ़ गई। किसी भी स्तनधारी के गर्दन में 7 हड्डी 7 हड्डी ही होती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई अन्य स्तनधारी हो, चाहे जिराफ। इसका हड्डी का संख्या नहीं बढ़ा, हड्डी का लंबाई बढ़ गया, इसलिए कि वो गर्दन का यूज जो है हर जनरेशन हजारों साल बार बार किया। उसी प्रकार लेमार का एक और उदाहरण था, ब्लैक स्मिथ का बाइसेप मसल। लोहार जो है वो भांति चलाता है, उसका ये जो बाइसेप मसल है वो विकसित हो जाता है। बाइसेप मांसपेशी का विकसित होने के कारण इसका बार बार यूज है। जिम में हम एक्सरसाइज करते हैं, उसका लॉजिक यही होता है कि मांसपेशी का बार बार यूज होने से वो विकसित हो जाता है। इसी पैटर्न पर यदि एक किडनी किसी को दे दिया जाए दान में, तो दूसरे किडनी का आकार में वृद्धि हो जाती है। हम लोगों के शरीर में एक जोड़ा किडनी है जो 24 घंटा में 172 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। अब एक किडनी दान दे दिया जाए तो वो काम वो 48 घंटा में करेगा, लेकिन 6 महीना 8 महीना साल भर आते आते वो किडनी का आकार बढ़ जाएगा। फिर वही किडनी सिंगल 24 घंटा में उतना काम करेगा, मतलब साइज को इंक्रीज कर देगा। इसलिए वर्क लोड पड़ा तो उसका साइज बढ़ गया। यूज एंड डिसयूज का एप्लीकेशन वर्तमान संदर्भ में एजुकेशन में भी है कि मान लीजिए कि हम इसका इंटेलिजेंसी में यूज करते हैं और दिमाग का यूज हम ज़्यादा करते हैं तो दिमाग का इंटेलिजेंसी बढ़ जाता है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बच्चों में या अन्य कोचिंग संस्थानों द्वारा जो पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, बार बार दिमाग में जोड़ दिया जाता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का काम है कि दिमाग सबका बराबर होता है, लेकिन यूज एंड डिसयूज के आधार पर ये डिपेंड करता है कि वो कितना आगे जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अंग का यूज हम बार बार करेंगे, ज्यादा करेंगे, उसके आकार में वृद्धि हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा डिसयूज, अनुपयोगिता, जिस अंग का उपयोग हम कम या नहीं करेंगे उसके आकार घटेंगे, धीरे धीरे वो अवशेषी या विलुप्त हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि सांपों में पैर नहीं होते। सांप रेप्टाइल है, सभी रेप्टाइल में 4 पैर होते हैं, लेकिन सांप रेंग कर चलने लगा, बिल में रहने लगा, जिसके लिए पैर की आवश्यकता नहीं थी, धीरे धीरे पैर गया। पाइथन है एक ऐसा सांप जिसमें छोटा सा वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पैर पाया जाता है। जितने भी अवशेषी अंग है वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे मनुष्य में अपेंडिक्स को लिया जाए, पिन्ना मसल ये वाला, एब्डोमिनल मसल, हेयर ऑन बॉडी, केनाइन टिप, विजडम टिप, ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन अवशेषी अंग है जिसका यूज हम नहीं करते हैं, यूजलेस है, तो धीरे धीरे आगे चलकर ये विलुप्त हो जाएगा। तो लेमार का ये तीसरा वक्तव्य जो था कि जिस अंग का यूज हम ज़्यादा करेंगे उसके आकार में वृद्धि हो जाएगा, नहीं करेंगे तो धीरे धीरे घटेगा। चौथा वक्तव्य लेमार्क ने दिया, उपार्जित लक्षणों की वंशागत। जीव अपने जीवन काल में जो लक्षण ग्रहण करते हैं, अब चाहे इन्वायरमेंट के द्वारा हो या यूज एंड डिसयूज के द्वारा जो लक्षण कैरेक्टर को गेन किया, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसके कुछ भाग नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इनहेरिटेंस, वंशानुगत।
एक्वायर्ड माने ग्रहण किया गया लक्षण, एक्वायर्ड किया गया कैरेक्टर, वो के कुछ भाग जो हैं वो अगले पीढ़ी में चले जाते हैं। तो इस प्रकार कालांतर में समय काफी बीतने के बाद पुराने प्रजाति से नए प्रजाति का निर्माण होता है। कि मान लीजिए कालांतर का बात हम बोले कि अब एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसको हम हाई टेम्परेचर और रेडिएशन वाले रीजन में रख दें तो उसका मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन बढ़ेगा। अब वो 100 साल 500 साल 1000 साल तक उसी लोकेशन में रहे हर जनरेशन, तो धीरे धीरे ब्लैक जनरेशन में कन्वर्ट होगा। तो ये अगला कैरेक्टर में डेवलप हो गया जनरेशन में, उसका जेनेटिक चेंज कर दिया। तो लेमार्क का कहना था कि इस प्रकार इस पृथ्वी पर ये 4 वक्तव्य के द्वारा कि पुराने जीव से नए जीव का निर्माण होता है और नए जीव में अंग में चेंजिंग आता है, कैरेक्टर में चेंजिंग आता है, यानी पुराने से नए जीव। तो पुराने से नए जीव बनने की प्रक्रिया को ही उद्विकास कहा जाता है। और इस उद्विकास के संदर्भ में सबसे पहला मत देने वाले वैज्ञानिक थे लेमार्क। लेकिन इस लेमार्क के सिद्धांत में कुछ जो है आलोचना नेगेटिव सेंस भी है, इनका सारा वक्तव्य हर जगह सही नहीं है। इनकी आलोचना को हम देख लेते हैं कि पहला वक्तव्य इसने दिया था कि जीवों के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि, लगातार वृद्धि होती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि यदि जीव के आकार में लगातार वृद्धि होता तो आज के डेट में डायनासोर से भी बड़ा बड़ा जीव जो है इस पृथ्वी पर पाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जो उसने दिया वो 100% हर जगह सही नहीं दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट का आलोचना हम करते हैं कि आवश्यकता के अनुसार अंगों का विकास होता तो जीवों के पास कई अंग होते। वातावरण का प्रभाव जो है उसके कारण जीव के शरीर के संरचना में बदलाव होता है, ये भी सटीक नहीं लगता है 100%। अब अध्ययन हुआ कि नए अंगों का विकास होना ना होना, चेंजिंग होना, उसका कारण म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन है। तो म्यूटेशन क्या है? तो सडन हेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस चेंज, फर्स्टली डिस्क्राइब्ड बाय ह्यूगो डी व्राइस इन ओइनोथेरा लेमार्कियाना एंड एनकॉन्सिप आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन। ह्यूगो डी व्राइस ने सबसे पहले इसके बारे में चर्चा किया था उत्परिवर्तन के बारे में कि सडन हेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस चेंजेस, अचानक होने वाला परिवर्तन, और जो हेरिटेबल हो जाता है, वंश में चला जाता है, उसको म्यूटेशन कहा जाता है। तो म्यूटेशन के कारण ये प्रक्रिया होती है। आज का अध्ययन ये कहता है अंगों का अधिक उपयोग से वृद्धि होना हमेशा सही नहीं। लेमार्क का वक्तव्य था यूज एंड डिसयूज, ये अंग को हम ज्यादा यूज करेंगे तो विकसित होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। यदि हम आंख का ज्यादा यूज करते हैं आंख खराब हो जाता है, चश्मा लग जाता है, हम भी चश्मा लगाए हुए हैं, तो आंख का पावर चेंज हो गया तो यूज ज्यादा करने से। दूसरा दिमाग के बारे में भी कहा गया कि यदि हम ब्रेन का ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ज्यादा यूज करेंगे दिमाग में भी गड़बड़ी आ सकती है। या मांसपेशी है तो बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं यूज, तो उसका निगेटिव प्रभाव जो है पड़ने लगता है। मैंने एक्सेस यदि हम यूज करेंगे तो वो निगेटिव प्रभाव में कन्वर्ट होता है। इसलिए इसका भी एक लिमिटेशन है जिसकी चर्चा लेमार्क ने नहीं की थी। चौथा वक्तव्य उपार्जित लक्षणों की वंशागत, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को हम आलोचना करेंगे। बीजमैन वैज्ञानिक थे जिसने चूहा के पूंछ को कई जनरेशन तक काटते गया, 20 से लगभग था, लेकिन 20वां जनरेशन के बाद कोई भी चूहा बिना पूंछ का पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो इनहेरिटेंस नहीं होता है, वंश में नहीं जाता है। भारतीय महिला का एक अच्छा उदाहरण है, लिख सकते हैं कि भारतीय महिला नाक कान में छेद कराती है, हजारों साल से परंपरा चल रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा महिला बच्चा पैदा नहीं लेता है जिसका नाक कान में छेद हो। या चीन में बच्चे को लोहा का जूता पहनाया जाता है ताकि पैर छोटा हो जाए, वहाँ छोटा पैर जो है सुंदरता का निशानी माना जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा संतान पैदा नहीं होता कि जन्मजात ही उसका पैर छोटा हो। इसका मतलब कि जो उपार्जित लक्षण है वो हमेशा वंशागत नहीं होते। अब इसका ये आलोचना है, पहले लेमार्क के बारे में हम चर्चा कर देंगे, पॉइंट को डिटेल करेंगे, उस पर आलोचना हल्का देंगे, निष्कर्ष देंगे कि इसके बावजूद लेमार्क का सिद्धांत आज के डेट में प्रासंगिक है कि इसका उपयोगिता मेडिकल साइंस में,
एजुकेशन में हम करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बताएं, मेडिकल साइंस में यूज एंड डिसयूज का हमको यूज है कि मान लीजिए हड्डी टूट गया तो उसकी हड्डी के साथ टेंडन और लिगामेंट भी टूट जाता है, तो डॉक्टर बोलता है कि एक्सरसाइज करते रहिएगा। कारण है कि एक्सरसाइज करने से टेंडन लिगामेंट जो है जल्दी बढ़ता है, यानी यूज एंड डिसयूज आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक्सरसाइज है, योग है, तो यूज एंड डिसयूज पर आधारित है कि यदि मान लीजिए फेफड़ा का एक्सरसाइज करेंगे तो फेफड़ा जो है स्वस्थ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि लेमार्क का पूरा सिद्धांत गलत है, इसका कुछ पॉइंट जो है उसका हम लोग एप्लीकेशन लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, फिजिकल फिटनेस बनाने में, जिम में, हम मांसपेशी को विकसित करने में जो है लेमार्क का सिद्धांत का उपयोग करते हैं। इस प्रकार लेमार्क का सिद्धांत आलोचना के बावजूद भी आज की डेट में प्रासंगिक है, इसलिए कुछ उनके अनुयायियों ने इनका जो भी नेगेटिव पॉइंट था उसको हटाकर सारा पॉजिटिव पॉइंट की जगह लाया और नव लेमार्कवाद, नियो लेमार्किज्म की जो है नींव रखी। उस पर शॉर्ट नोट होता है, तो हल्का सा चर्चा हम लोग अगले क्लास में करें तो ठीक रहेगा। आज हम लेमार्कवाद के बारे में चर्चा किए, इसको अपना पॉइंट बंद कर लीजिएगा, जो स्टेटमेंट है उसको लिख लीजिएगा, पॉइंट आउट इसी तरह से कीजिए। इसका मेन 4 स्टेटमेंट है, आलोचना है, उदाहरण। जय हिंद।